पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राजमा की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। गाय भैंसों में थनैला रोग की समस्या और निदान। अपने राज्य में राजमा की खेती कई किसान करते हैं और जो किसान भाई राजमा की खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अभी सही समय पर बोई गई फसल से अधिक उपज मिलती है। इसलिए राजमा की बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर S.A. रब्बानी। राजमा, जिसे किसान फ्रेंच बीन, कडनी बीन के नाम से जानते हैं, इसकी खेती सब्जी एवं दाना के लिए की जाती है। शाकाहारी भोजन में राजमा की मांग देश दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। राजमा की खासियत यह है कि एक तरफ जहां स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसीलिए राजमा को नकदी फसल के रूप में उगाया जाने लगा है। ये फसल पाला एवं जलभराव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो राजमा के लिए खेती के लिए किसान भाई जमीन का चुनाव बहुत प्रमुख है, उसमें बहुत महत्ता होती है अधिक उपज लेने के लिए। अगर इसमें आप हल्की भारी मिट्टी, लेकिन दोमट मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त माना गया है। अब हम बात करते हैं कि बुआई का समय क्या है। तो देखिए किसान भाई, इसको हम लोग अक्सर इसका उपयुक्त समय जो है नवंबर का जो है प्रथम पखवाड़ा जो है उपयुक्त में आ जाता है। वैसे अगर पूर्व में भी लोग करना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर के बाद से इसकी बुआई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसका बीज का चयन कैसे करें, ये बहुत ही महत्व रखता है। वैसे बहुत सा वैरायटी जो है अब बाजार में आ चुकी है। वैसे जो है आपको अर्का कोमल, कंडेंटर, स्वर्ण पिया, PDR 14, PDR 20 और HUR 87, तो ये सब प्रभेद और भी अनेक प्रभेद हैं जो आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। जो प्रभेद जो है आपको नवंबर में लगाना वो PDR 14 उपयुक्त माना जाता है, और जो अक्टूबर में जो आपको लगाने के लिए 22 अक्टूबर से, तो उसमें PDR 20 आप लगा सकते हैं। जहाँ तक इसकी खेती के लिए भूमि की बात है, तो राजमा की खेती के लिए गहरे हल्के गठन वाली बलुई दोमट से चिकनी मृदाएं उपयुक्त रहती हैं। अधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा जिसका pH मान 6.5 से 7.5 हो उत्तम रहती है। खेत की तैयारी के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताइयां देशी हल कल्टीवेटर से करने के पश्चात पाटा चलाकर खेत समतल कर लेना चाहिए।
दीमक से फसल सुरक्षा के लिए क्लोरपायरिफास 1.2% 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। साथ ही 10 से 12 टन गोबर की खाद भी मिलाकर पाटा लगा दें। अब है कि अब इसका बीज रेट कितना डालें, तो 100 से 120 केजी जो है प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता हमको पड़ती है आपको राजमा की खेत के लिए। अब हम बीज को लगाने से पहले आप बीज का शोधन भी करें, उपचार करना अति आवश्यक होता है। तो बीज का उपचार करने के लिए किसान भाई कैप्टम थीरम इसका जो है 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसका बीज शोधन करते हैं। उसके बाद आप जो है खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की बुआई के लिए एक चीज देखा अति आवश्यक है कि खेत में नमी होना अति आवश्यक होता है, इसलिए कि जब भी आप खेत तैयार करें तो पाटा लगा दें ताकि उसका नमी बने रहे। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। देखिए ये एक ऐसा दलहनी फसल है जिसमें एक ही ऐसा दलहन फसल है जिसमें जो जड़ में जो है जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन का उपयोग या यूरिया का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग प्रति हेक्टेयर 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 25 केजी पोटास, साथ ही साथ इसमें सल्फर का भी प्रयोग करना उपयुक्त होता है, इसलिए 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर का भी उपयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय और बची आधी नाइट्रोजन की आधी मात्रा खड़ी फसल में देनी चाहिए। 20% यूरिया के घोल का छिड़काव बुवाई के बाद 30 दिन और 50 दिन में करने पर उपज अच्छी मिलती है। अब बुआई करने का कई तरीका है, इसमें जो है आप सीड ड्रिल से भी बुआई कर सकते हैं, हल के पीछे कुड़ में भी बुआई कर सकते हैं। तो इसमें जो है सीड ड्रिल से बुआई करेंगे तो ऑलरेडी जो है मशीन के द्वारा किया जाता है, तो पंक्ति से पंक्ति में होता है। अगर कुड़ के पीछे बुआई करेंगे तो हल के पीछे कुड़ में, तो इसमें जो है 30 बाई 10 यानी 30 सेंटीमीटर जो है लाइन टू लाइन पंक्ति से पंक्ति और 10 सेंटीमीटर जो है पौधा से पौधा आपका होना चाहिए, ताकि अगर ये आप मेंटेन करते हैं तो आपका जो है उपज जो है काफ़ी अच्छा होता है और इसमें जो है पौधा का बढ़वार जो है समय पे और काफ़ी बढ़िया होता है और कीड़े और मकोड़े और बीमारी से भी जो है आप मुक्त हो सकते हैं। कि घना पौधा अगर लगाने से ये सब समस्या उत्पन्न होती है। राजमा की जड़ें उथली होने के कारण नम भूमि एवं अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। राजमा को 25 दिन के अंतराल से 3 से 4 सिंचाई करें, जैसे बुआई के 25, 50, 75 और 100 दिन बाद सिंचाई जरूर करें। सिंचाई करते समय ध्यान दें कि खेत में पानी अधिक समय तक रुकना नहीं चाहिए। राजमा जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है, इसीलिए खेत में समुचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रेन एक ताड़ के पेड़ को गिरा रही है। इस पेड़ में कई पक्षी मौजूद हैं। पेड़ गिरने से पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। कछुआ शेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पानी पीता नजर आया। तभी एक कछुआ अपनी मतवाली चाल से बिना डरे जंगल के राजा के मुंह के पास चला आया। दो साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। सोशल मीडिया पर दरिया दिली का एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है। ये रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग का कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में की शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन क्या होता है, लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये। और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है, पशु अशांत हो जाएगी और उसका क्या होता है वो खाना पीना भी, खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है। और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। दूध में या तो दूध का जो सामान्य पहचान है, रंग है, वो रंग और जो उसका रूप है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि दूध या तो फटे दूध की तरह आ सकता है, या फिर दूध में क्या होता है रक्त की मात्रा खून आ सकती है, जैसे दूध लाल हो सकता है, या फिर उसमें पस का मात्रा बढ़ सकता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जिसमें कि क्या होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को थनैली हो गया है। हम इसके लिए क्या होता है, जो अगर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो गया है। जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का मतलब हो गया, सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर क्या जांच है जिसमें पीएच पेपर से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते, पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, जैसा कि एक कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है, अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे। क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है, और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है और उससे मैस्टाइटिस रोग थनैली जो रोग है वो पशुओं को, दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए, जिससे कि क्या होता है वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें, और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बाँट है, जो साफ, जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल ले, और उसके बाद है कि जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल, पोटासियम परमैंगनेट घोल का इस्तेमाल करें अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है, तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, जिसे कि लगाया जाता है
पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें, नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। थनैली रोग का जब इलाज किया जाए और जब उसे इंट्रामेमरी यानी कि और भी दूसरे माध्यम से अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है पशु को, दुधारू पशु को, तो ये जरूरी है कि उस दूध को कम से कम 48 से 72 घंटा तक डिस्कार्ड किया जाए। और जो थनैली रोग का जो दूध है उसको अपने भी क्या होता है, खुद में क्या होता है, उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें, क्योंकि ये बीमारी का कारण इंसानों में भी बीमारी का कारण बन सकता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्रेन एक ताड़ के पेड़ को गिरा रही है। इस पेड़ में कई पक्षी मौजूद हैं। पेड़ गिरने से पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। कछुआ शेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पानी पीता नजर आया। तभी एक कछुआ अपनी मतवाली चाल से बिना डरे जंगल के राजा के मुंह के पास चला आया। दो साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। सोशल मीडिया पर दरियादिली का एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की बुआई से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं। मिट्टी की जांच से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। मिट्टी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरता को मापना है और मृदा परीक्षण से आपको यह पता चलता है कि भूमि में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं। इस समय कपास की फसल पर सफेद मक्खी, थ्रिप्स और हरा तेला का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए किसान भाई खेत की निरंतर निगरानी करें। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए पायरीप्रोक्सीफेन 10 EC की 250 मिलीलीटर या ग्लोथायानिडिन 50 WG की 50 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। सफेद मक्खी और हरा तेला की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 EC की 200 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। ट्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि फूल व टिंडों के गिरने की रोकथाम के लिए एसीमोन या प्लेनोफिक्स का 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। देसी कपास की फसल में चितकबरी और अमेरिकन सुंडी की रोकथाम के लिए डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC की 1 ग्राम या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा या स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में ब्लास्ट के लक्षण पौधों की पत्तियों पर छोटी छोटी आंख जैसा धब्बा जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है।
ब्लास्ट की रोकथाम के लिए हिनोसान की 150 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 15 दिन बाद इस छिड़काव को दोहराएं। अगेती बोई गई मूंगफली की फसल पकाव की अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोदकर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हैं तो मूंगफली की खुदाई की जानी चाहिए। सरसों की शीघ्र बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज एवं खाद की खरीद कर सकते हैं और मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं तथा उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें। तारामीरा फसल की बुआई के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर उपयुक्त समय है। भूमि में उपलब्ध नमी के अनुसार बुआई करें। सिफारिश किस्मों में RTM 314 तथा बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई से पहले मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। इस मौसम में किसान गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा रुदेरा PC 161, पंजाब ब्लैक ब्यूटी बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। टमाटर, बैंगन, फल छेदक तथा गोभी में डायमंड बैग माथ की निगरानी हेतु फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगवाएं। पपीते की फसल में पर्णकुंचन रोग से पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी सिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण हैं। रोगी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और फलस्वरूप ये उल्टे प्याले के अनुरूप दिखाई पड़ती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मांस के लिए पाली गई ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए यह उत्तम समय है, अतः ऑल इन व ऑल आउट का तरीका अपनाते हुए फ्यूमेगेट किए हुए फार्म में अच्छी हैचरी से चूजे खरीदकर पालें। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को 14 से 16 घंटे प्रकाश उपलब्ध करवाएं और कम से कम 5 ग्राम सफेद ग्रेड की टुकड़ी उपलब्ध करवाएं। फार्म में घुसने पर अमोनिया की अधिकता के कारण यदि आंखों में और नाक में जलन महसूस हो तो बिछावन को तुरंत बदलें। फार्म में अमोनिया 25 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के कृषक गोपाल लाल ने। यह भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। गोपाल लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी के तना एवं फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट भिंडी के फसल को काफ़ी तादाद में नुकसान करता है। यह देखा गया है अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफ़ी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय
250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। आइए हम बात करते हैं कि इसका बीज, जब बीज को आप बोएंगे उससे पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है। और बीज को शोधन आप जो है कीटनाशक से करें, उसमें थायोमिथाक्सम 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका आप उपयोग करें। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा है। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा है, तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथाक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है, आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।